पॉलिटिकल साइंस में। अगला थिंकर है थॉमस हॉब्स, इंग्लैंड के महान दार्शनिक, निरंकुशतावादी विचारक, जिसको एक समझौतावादी विचारक के रूप में जाना जाता है। उस थॉमस हॉब्स के बारे में जानेंगे कि उसके कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, कौन कौन से विचार उसने दिए हैं, उसका सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है, मानव स्वभाव क्या है, प्राकृतिक अवस्था क्या है, समझौते का स्वरूप क्या है, इन सारी बातों पर विचार करेंगे। तो जानते हैं कि थॉमस हॉब्स इंग्लैंड का दार्शनिक रहा है और इस हॉब्स का जन्म 1588 में हुआ था। इसने अपने जन्म के बारे में कहा है कि मेरी जननी ने मुझे और भय दोनों को एक साथ जन्म दिया। ऐसा इसलिए कहा है कि हॉब्स का जन्म उस भय के वातावरण में हुआ था इंग्लैंड में, जब इंग्लैंड में गृह युद्ध की सी स्थिति थी। क्योंकि 15 से 88 ईस्वी में हमने देखा कि हॉब्स का जब जन्म हुआ था तो इंग्लैंड गृह युद्ध की स्थिति से गुजर रहा था। उसी वातावरण में हॉब्स का जन्म हुआ और यही कारण है कि उसने अपने बारे में ऐसा कहा है। हॉब्स ने मानव की प्रकृति के बारे में, उस समय की प्राकृतिक अवस्था को देख करके 3 बातें बताई हैं। प्रतिस्पर्धा, भय और यश। कौन सी 3 बातें बताई? प्रतिस्पर्धा, भय और यश। इनके बारे में विस्तार से जब हम समझौता सिद्धांत को पढ़ेंगे उस समय विस्तार से इस पर विचार किया गया है। बताया है कि प्रतिस्पर्धा के कारण व्यक्ति लाभ पाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना चाहता है, अधिक से अधिक अर्जित करना चाहता है। किसके कारण? प्रतिस्पर्धा के कारण। भय या डर के कारण व्यक्ति क्या चाहता है? सेफ्टी चाहता है, सुरक्षा चाहता है, ऐसा हॉब्स का मानना है। और बात करें हम यश, यश का मतलब है अपनी जो प्रतिष्ठा है। तो इस यश के कारण ही व्यक्ति अपनी प्रशंसा चाहता है, अपना बड़प्पन चाहता है। तो व्यक्ति के अंदर यश की भावना होती है, सम्मान की भावना होती है। तो ये 3 बातें। हॉब्स का जन्म 1588 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था, मेलिनबरी नगर इंग्लैंड में हुआ था। इसकी पुस्तकों की बात करें तो हॉब्स का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके कारण हॉब्स इसमें चर्चित हुआ, जाना गया, और जिसमें उसके मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता, इन विचारों का जहां विस्तृत वर्णन हमें देखने को मिलता है वो है हॉब्स की पुस्तक लेवायथन। लेवायथन का अर्थ होता है मानव दैत्य। क्या होता है? अच्छा, मानव दैत्य, दैत्य मानव। इस लेवायथन का जो चित्र है हॉब्स ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ पर भी चित्रित किया है। पृष्ठ पर ये लेवायथन का चित्र, एक दैत्य राक्षसी मानव का एक चित्र बना हुआ है, जिसको लेवायथन नाम दिया गया है, जो कि किसका प्रतीक है? निरंकुशता का प्रतीक है, आतंक का प्रतीक है। बात करें कि उसने और भी ग्रंथ लिखे, डेसिबी लिखा, गृह युद्ध पर वार्ता लिखी, डेहोमाई लिखा, कानून के तत्व लिखे। ये उसकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। अब हम बात करते हैं कि मानव स्वभाव के बारे में उसने क्या कहा है। हॉब्स, जिसको हम हॉब्स, लॉक, रूसो, ये 3 समझौतावादी हैं। उसमें पहला विचारक आता है आपका हॉब्स आता है, जिसका पूरा नाम था थॉमस हॉब्स, इंग्लैंड का दार्शनिक है। इसने मानव स्वभाव को लेकर के अपने विचार दिए ही, बताया है कि मानव स्वभाव कैसा है। तो अब हमको जानना है कि हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है। तो हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत में पहला विचार आता है मानव स्वभाव, कि उसने बताया कि मानव स्वभाव की दृष्टि से कैसा है। बता रहा है कि हॉब्स मानव स्वभाव की दृष्टि से अच्छा प्राणी नहीं है, उसमें घोर स्वार्थ की भावना है, स्वभाव बेकार है, पशु प्रवृत्ति है। उसमें कैसी भावना होती है? पशु की सी भावना होती है, और उसका जो स्वभाव है खूंखार प्रवृत्ति का है। मानव का स्वभाव हिंसक प्रवृत्ति का है,
तो निरंतर झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। वो ज्यादा से ज्यादा अपना विचार ऐसा रखता है कि मैं दूसरे से जितना चाहे छीन लूं, प्राप्त कर लूं। उसमें एक यूं कहूं कि एक प्राप्ति की इच्छा होती है, और एक ऐसी इच्छा होती है, अनवरत इच्छा होती है जिसका भी अंत नहीं होता है। उसका अंत हॉब्स कह रहा है कि उस समय होता है जब मानव की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा उसका मानना है। तो भारत में मानव स्वभाव के बारे में हॉब्स का विचार है कि मानव स्वभाव से दुष्ट है, चालबाज है, धोखेबाज है, और उसका जो हिंसा का विचार है, हिंसक प्रवृत्ति है, पशु प्रवृत्ति है। उसमें कैसी प्रवृत्ति है? पशु प्रवृत्ति है। और उसमें धोखे की भावना है, छीना जाए जितना छीन लो, लूटा जाए जितना लूट लो, हड़पा जाए जितना हड़प लो, यानी माइट इज राइट किसी विचारधारा है। वो स्वभाव की दृष्टि से व्यक्ति को अच्छा प्राणी नहीं मान रहा है। कहने का मतलब है कि वो ऐसा नहीं मान रहा है कि व्यक्ति अच्छा होता है, नैतिक होता है, दयालु होता है, ऐसा नहीं मान रहा है। वो तो कह रहा है कि मानव हिंसक, झगड़ालू, दुष्ट, पाशविक, ऐसे विचारों का व्यक्ति होता है। इसी मानव स्वभाव के बारे में जब विचार जाने तो उसने बताया है कि इस मानव स्वभाव की जैसी ही थी प्राकृतिक अवस्था, जब व्यक्ति का स्वभाव ही बेकार था, हिंसक प्रवृत्ति थी, तो उस समय प्राकृतिक अवस्था भी अच्छी नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? निरंतर युद्ध और संघर्ष की अवस्था थी, तेरे मेरे अपने पराये की अवस्था थी। तो प्राकृतिक अवस्था अच्छी नहीं थी, छीनने की प्रवृत्ति की अवस्था थी। इस प्राकृतिक नियम में, प्राकृतिक अवस्था में कोई नियम भी नहीं थे। ऐसे नियम नहीं थे जिनका व्यक्ति पालन करते हों। कोई समाज की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, या यूं कहें कि सरकार कोई नहीं थी, या सरकार के कोई नियम नहीं थे जिनका लोग पालन करें, ऐसा नहीं था। वो कह रहा है कि इस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जो स्वभाव है वैसा ही प्राकृतिक अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था एक तरीका से राज्य के पूर्व की अवस्था थी, राज्य से पहले की अवस्था थी। इस प्राकृतिक अवस्था के बारे में बता रहा है कि प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध और संघर्ष की अवस्था थी। कैसी थी? निरंतर युद्ध और संघर्ष की अवस्था थी, क्योंकि मानव का स्वभाव भी युद्ध की प्रवृत्ति का था, संघर्ष की प्रवृत्ति का था। इसलिए प्राकृतिक अवस्था भी अच्छी नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था भी झगड़े की और निरंतर युद्ध की अवस्था थी, ऐसा हॉब्स का मानना है। किसका मानना है? हॉब्स का मानना है। अब हम बात करते हैं कि इस प्राकृतिक अवस्था में कुछ नियम भी थे, प्राकृतिक नियम भी थे। प्राकृतिक नियम जो प्रकृति के नियमों पर आधारित थे, लेकिन ये प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे। प्राकृतिक नियम क्या है कि स्पष्ट नहीं थे। और ऐसे प्राकृतिक नियम कितने बताए हॉब्स ने? 19। कितने बताए? 19 प्राकृतिक नियम बताए हैं। इन प्राकृतिक नियमों में हम बात करें कि राज्य नाम की कोई संस्था ऐसी थी नहीं। समाज में प्राकृतिक व्यवस्था थी, प्राकृतिक नियम थे, लेकिन कोई मर्यादा नहीं थी, कोई उनका पालन नहीं करता था, ऐसा हॉब्स का मानना है। तो प्राकृतिक नियम तो थे, लेकिन प्राकृतिक नियम ना तो स्पष्ट थे, ना कोई उनकी व्याख्या करने वाला था, और ना ही उनके उल्लंघन पर दंड देने वाला था। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक नियमों का होना ना होना कोई महत्व नहीं रखता है। तो उस प्राकृतिक झगड़े की स्थिति से बचने के लिए, और व्यक्ति ने यो सोचा कि अच्छा जीवन हम जिए, तो ऐसा करने के लिए व्यक्ति ने क्या किया? एक अनुबंध किया, सामाजिक समझौता किया। व्यक्ति ने आपस में मिलकर के एक क्या किया? कॉन्टेक्ट किया, समझौता किया। और समझौते में ये रखा कि हम सब मिलकर के एक राज्य की स्थापना करते हैं, एक समाज की स्थापना करते हैं, ऐसा हॉब्स का मानना है। तो इस सामाजिक समझौता या अनुबंध में क्या हुआ? एक अनुबंधित राज्य की स्थापना होती है, एक सरकार की स्थापना होती है, और उस सरकार की स्थापना होने के बाद सब व्यक्ति फिर उसके नियमों का पालन करते हैं। तो अनुबंध के बाद एक समाज नहीं बना था, अनुबंध के बाद एक राज्य की स्थापना होती है, एक सरकार की स्थापना होती है, ऐसा हॉब्स का मानना है। तो इस सामाजिक समझौते में क्या होता है कि व्यक्ति के बीच समझौता होता है, राज्य के बीच में और उसके बीच में नहीं होता है, क्योंकि राज्य तो था ही नहीं। राज्य के बनाने के लिए तो ये समझौता हुआ था। तो व्यक्ति के बीच में समझौता हुआ, और एक राज्य की स्थापना हुई, एक सरकार की स्थापना हुई,
जब वो समझौता हुआ तो व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया और समझौते की शर्त क्या रखी गई? ये रखी गई कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर सौंपता हूं कि तुम भी अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप देंगे। तो ये क्या थी? समझौते की शर्त थी। समझौता हुआ, व्यक्ति व्यक्ति के बीच हुआ और उस समझौते के फलस्वरूप एक राज्य की स्थापना हो गई। किसकी स्थापना हो गई? एक राज्य की स्थापना हो गई, राज्य का निर्माण हो गया, राज्य अस्तित्व में आ गया, ऐसा हॉब्स का मानना है। तो हॉब्स ने राज्य को कोई कृत्रिम संस्था, वो प्राकृतिक संस्था नहीं माना है। क्या नहीं माना है? प्राकृतिक नहीं माना है। वो राज्य को क्या मान रहा है? कृत्रिम मान रहा है। मानव ने इसका निर्माण किया, ऐसा उसका मानना है। जब अव्यवस्था फैल गई, जब प्राकृतिक नियम स्पष्ट होने लग गए, जब कोई किसी की बात को नहीं मानता, जब संघर्ष और युद्ध ज्यादा बढ़ गया, जब गृह युद्ध की सी स्थिति आ गई, तो व्यक्ति व्यक्ति ने मिलकर क्या किया? एक राज्य की स्थापना की और आपस में उस राज्य की स्थापना करने के लिए एक आपस में क्या किया? समझौता किया। समझौता व्यक्ति और राज्य में नहीं हुआ, समझौता किसमें हुआ? व्यक्ति और व्यक्ति में हुआ। और उस समझौते से जो राज्य बना, वो राज्य कैसा था? एक कृत्रिम था। उस राज्य की स्थापना होने के बाद व्यक्ति उसके नियमों का पालन करने लगे और इस तरीका से हॉब्स ने बताया है कि एक राज्य की स्थापना हो गई। इस राज्य की स्थापना में राज्य का जो स्वरूप था व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, क्योंकि उस समय व्यक्ति का जीवन संघर्ष में था। कोई किसी की हत्या कर सकता था, कोई किसी की धन संपत्ति को छीन सकता था, कोई कुछ था नहीं, नियम नहीं थे, ना कोई बाध्यकारी संस्था थी। अब इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए तो राज्य बना था। तो राज्य की स्थापना हो गई, राज्य की उत्पत्ति हो गई। अब हम बात करते हैं कि राज्य जो बना उसका स्वरूप कैसा था। तो सामाजिक समझौता हुआ और राज्य की स्थापना हुई। राज्य का स्वरूप कैसा था, कैसी उसकी प्रकृति या नेचर या उसकी संरचना कैसी रही, तो इसके बारे में हॉब्स ने माना है कि जो राज्य बना वो राज्य कैसा था? निरंकुश राज्य की स्थापना हमने की, एक राजतंत्र की स्थापना की, एक ऐसे राजतंत्र की स्थापना की जिसमें शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास रहे, जो सारी शक्तियों का स्रोत रहे, जिसके पास सारी शक्तियां रहे, जनता उसकी बात को माने और उसकी आदेशों का पालन करे। तो ऐसी स्थिति में राज्य बन गया और व्यक्ति उसका पालन करने लगे, ऐसा हॉब्स का मानना है। तो हॉब्स ने राज्य को क्या माना है? प्राकृतिक संस्था नहीं माना है, कृत्रिम संस्था माना है और बताया है कि इस राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने आपस में समझौते से किया है। ऐसा हॉब्स का विचार है, ऐसा हॉब्स का मानना है। तो यहाँ हमने हॉब्स के विचार देखे। हॉब्स के विचारों में सामाजिक समझौता सिद्धांत को जाना। सामाजिक समझौता सिद्धांत में बताया है कि मानव स्वभाव क्या है, प्राकृतिक अवस्था क्या थी, प्राकृतिक नियम जो थे वो कितने थे, और अंत में जो समझौता हुआ और समझौते से राज्य की स्थापना हुई, राज्य का स्वरूप तय किया है। तो जो राज्य बना, उस राज्य के पास सारी शक्तियां हैं, वह जनता को आदेश दे सकता है कि और जनता की संपत्ति पर कर भी लगा सकता है और उसको अपनी सेना में भर्ती होने के लिए भी बाध्य कर सकता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं राज्य के पास केंद्रित रही। जनता के अधिकार भी क्या है? राज्य के द्वारा निर्धारित किए जाने लगे। राज्य ने ही जनता को अधिकार दिए और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जो राज्य के आदेशों का पालन नहीं कर सके। जनता के पास राज्य के विरोध करने के कोई भी अधिकार नहीं थे। राज्य की आज्ञा का पालन करना है तो करना ही है, आदेश की अवज्ञा नहीं की जा सकती, उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ऐसा हॉब्स का मानना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि समझौता किया, लेकिन एक चीज यहाँ जानने योग्य यह है कि जो समझौता किया वो व्यक्ति ने अपने जीवन की सुरक्षा के लिए किया। किसके लिए किया? जीवन की सुरक्षा के लिए किया, आत्मरक्षा के लिए किया। यदि समझौते के बाद भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि राज्य जो है वो हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है या हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है, तो समझौते के बाद भी हॉब्स ये कह रहा है कि व्यक्ति राज्य का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही अधिकार ऐसा है जिसकी रक्षा के लिए व्यक्ति
राज्य का विरोध कर सकता है, उल्लंघन कर सकता है। और वो रक्षा का अधिकार कौन सा है? आत्मरक्षा का अधिकार। तो आत्मरक्षा यानी जीवन की रक्षा का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसकी सुरक्षा के लिए राज्य बना है। यदि हमारा जीवन राज्य की स्थापना करने के बाद भी खतरे में बना रहता है या राज्य हमारे जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाता है, तो ऐसे राज्य की आज्ञा का पालन करना, सरकार की आज्ञा का पालन करना व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। व्यक्ति उसका विरोध कर सकता है और राज्य के विरुद्ध क्रांति कर सकता है, ऐसा हॉब्स कह रहा है। तो हॉब्स ने व्यक्ति की आत्मरक्षा को महत्व दिया है और जिस निरंकुश राज्य की बात कही है, उस निरंकुश राज्य के विरुद्ध आत्मरक्षा के लिए क्रांति करने की भी बात कह रहा है कि आत्मरक्षा जरूरी है। यदि व्यक्ति के जीवन खतरे में पड़ता है तो व्यक्ति राज्य के विरुद्ध भी क्रांति कर सकता है, ऐसा हॉब्स का मानना है। तो यहाँ हमने हॉब्स के आज विचार देखे और हॉब्स के विचारों में मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक नियम, समझौता हुआ और समझौते का स्वरूप, राज्य का स्वरूप जाना। और इस प्रकार से हॉब्स का यहाँ सामाजिक समझौता सिद्धांत पूरा हुआ। अब इसकी कुछ आलोचनाएं और बचती हैं कि मानव स्वभाव को हम एक पक्षीय मान रहा है, वो कि दुष्ट और धोखेबाज ये व्यक्ति, उसमें क्या कि मानवता के गुण नहीं है, नैतिकता के गुण नहीं है, ऐसा उसका मानना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आलोचक इसको एक पक्षीय मान रहे हैं। तो आगे की वीडियो में कल हम इसकी आलोचनाएं भी देखेंगे कि जो हॉब्स ने जो सामाजिक समझौता किया, समझौता के बारे में अपने विचार दिए, वो कहाँ तक तो सही है, कहाँ तक गलत है। तो इसकी हम क्या है कि एक समीक्षा करेंगे, आलोचना में देखेंगे, तब ये जानेंगे कि हॉब्स के विचार कहाँ तक सही हैं। तो यहाँ आज की वीडियो में